नाज़रीन 3 दिन के बाद हम ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सो कॉल्ड पीस प्रपोजल रखा गया है उसका असल मकसद क्या है, उसका असल पर्पस क्या है और उसमें क्या चीज छुपी हुई है। क्योंकि ये बहुत ही वेग एग्रीमेंट है, इसकी एक क्लॉज जो है वो बहुत वेग है, बहुत मुबहम है और उसके कई कई जो है वो मतलब निकलते हैं, उससे कई कई चीजें जब एक्सप्लॉइट की जा सकती है। तो आज हम ज्यादा अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो बात मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जो अमेरिकन थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं, जो यूरोप में बात हो रही है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस से जो बात सामने आ रही है, क्या फलस्तीनी रेजिस्टेंस इसको कबूल करने जा रही है या नहीं, क्या इसको एक्सेप्ट करने जा रही है या इसको रिजेक्ट करने जा रही है। देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बड़ी जंगों के दहाने पर खड़े हैं और उसमें ये एक नया बिट्रेल ये सूरत हाल को बहुत ज्यादा खौफनाक नतीजे की तरफ जब लेकर जाएगा। तो पहले दिन नाज़रीन हमने आपको कहा था कि ये एक डीप कंस्पिरेसी है और ये मिडिल ईस्ट में बिट्रेल का एक नया चैप्टर खोल सकती है और ये बहुत ही डेंजरस है, एक डेंजरस साजिश है जो यहां पर की गई है। आज हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा ही फ्रॉड है, ये पूरा प्रपोजल ही जो है वो पूरी तरह से एक फ्रॉड है और दिस इज डिजाइन टू फेल। ये कामयाब हो ही नहीं सकता, ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, ये फिजिबल है ही नहीं। दिस इज डिजाइन टू फेल और हमास जो है इसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। अभी तक की जो इतलात सामने आ रही है, हमास इसको किसी सूरत एक्सेप्ट करने नहीं जा रही क्योंकि इसमें सिर्फ हमास का सरेंडर शामिल नहीं है, इसमें पैलेस्टीनियन कॉज का भी सरेंडर जो है शामिल है क्योंकि गजा जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल के अंदर जब वो चला जाएगा। और इसमें अब ये बात भी सामने आ रही है उन वेग क्लॉजेस को देखकर कि इसमें अमेरिकन फौजें भी गजा में होंगी, अमेरिकन फौजें बरह रास्त गजा के अंदर मौजूद होंगी क्योंकि देखें अमेरिका मौजूद है ना और अमेरिकन सदर उसको हेड कर रहे हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि हम गजा की सिक्योरिटी जब इंश्योर करेंगे। तो सिर्फ ये जो एक वर्ड है ना सिक्योरिटी, इसको तो आप कई मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इराक और शाम में भी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए ही आए थे और दाइश के खिलाफ भी वो सिक्योरिटी के पर्पस है, वो जो अड्डे बनाकर बैठे हुए हैं वो भी सिक्योरिटी के पर्पस है, वो जो पैसिफिक में कर रहे हैं वो भी सिक्योरिटी के पर्पस। तो सिक्योरिटी तो बस छोड़ देना, पीस और सिक्योरिटी ये दो चीजें जितनी ज्यादा इन टर्म्स को जितना एक्सप्लॉइट किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन फौजें भी गजा में होंगी, ठीक है ना। तो इजराइल और अमेरिका जब दोनों, और फिर देखिए वो बिजनेसमैन जिन्होंने जीएचएफ को फंड किया वही बिजनेसमैन जो है वो इस बोर्ड का मेंबर है और सबसे बड़ा टॉनी ब्लेयर वो सबसे बड़ा नुमाइंदा है इजराइल का, वो इसका सरबराह है। तो अमेरिकन फौज होगी, इजरायली फौज होगी और उसका कोई विड्रॉल नहीं है तो समझे गजा जो है वो आपके हाथ से गया और इजराइल जब इसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये सिर्फ हमास का सरेंडर नहीं है बल्कि ये पैलेस्टीनियन कॉज का भी सरेंडर है। और जैसे नेतन्याहू ने कहा कि हमास हमें आइसोलेट कर रही थी तो इस मुआहदे के जरिए हमने हमास को जब आइसोलेट कर दिया है। तो ये जो आइडिया है, ये जो सारा प्लान है, ये इस तरह से डिजाइन है कि जंग और जारियत को जारी रखने का जो ब्लेम है वो हमास के ऊपर डाला जाए और अगर हमास इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इस नतीजे में उनके वैसे भी वॉर गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे, उनके मकासद अचीव हो जाएंगे और वो सरेंडर होगा पैलेस्टीनियन कॉज का। देखिए अमेरिका और इजराइल की इस तनाजे के हवाले से पीस की डेफिनेशन क्या है, उनकी पीस की डेफिनेशन यह है कि अगर फलस्तीनी अपनी विश छोड़ देते हैं, अगर ये अपनी ख्वाहिश, अगर ये अपनी विल छोड़ देते हैं फॉर फ्रीडम फॉर अ स्टेट, ये एक पीस होगा। फलस्तीनी ऐलान कर दें कि उनको कोई रियासत नहीं चाहिए, फलस्तीनी ऐलान कर दें कि उनको कोई आजादी उस तरह से नहीं चाहिए, तो फिर हम देखेंगे इनको इनकी जान बख्शी जब कैसे करनी है और ये जंगें खत्म हो जाएंगी और ये पीस होगा। ये उनकी डेफिनेशन ऑफ पीस है। तो ये देखिए उनका हर प्लान जो आता है वो इसी बुनियादी आइडिया के ऊपर आता है कि जिसमें फलस्तीनियों के साथ से हमेशा एक सरेंडर ही डिमांड किया जाता है। अब यानी देखें वेस्ट बैंक भी उनके हाथ में और गजा भी उनके हाथ में, रेजिस्टेंस खत्म। तो ये बुनियादी जो आइडिया है उनका पीस का, जब ऐसी डेफिनेशन के साथ कोई भी चलता है तो उसके नतीजे में कभी अमन हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये कोई पीस की डेफिनेशन नहीं है कि आप घर से ये बात लेकर निकले कि हमने अगलों से सरेंडर ही करवाना है तभी पीस होगा। ना दुनिया में आज तक ये डेफिनेशन अप्लाई हो सकी है और ना यहां पर जब हो सकती है। और वैसे भी जब आप माइनॉरिटी में हैं तो फिर आप मेजॉरिटी पर अपना फैसला लंबे अरसे तक और हेजेमनी ये आप इंपोज करके नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इजराइल कभी इस बुनियादी आइडिया को नहीं बदलेगा और वो कभी मीनिंगफुल मुज़ाकरात फलस्तीनियों से नहीं करेगा और इसलिए यहां पर अमन नहीं होगा जब तक इजराइल जो है मौजूद है। तो अब यहां पर मिडिल ईस्ट में सूरत हाल यह है कि सवाल यह पूछा जा रहा है कि किसने किसको चीट किया है, किसने किसको बिट्रेल किया है। यानी ये जो ममालिक हैं जो फलस्तीनियों को इस वक्त कन्विंस कर रहे हैं कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें, क्या वो फूल बने हैं नेतन्याहू और ट्रंप के हाथों या फिर वो जानते बूझते हुए अब हमास को कह रहे हैं कि ये जैसा तैसा भी है इसको एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि देखिए ये रियासतें इजराइल से तो लड़ना नहीं चाहती, इन रियासतों में ये सख्त नहीं है कि फलस्तीन को लिबरेट करवा सके, ये भी नहीं चाहते कि फलस्तीनी जो है डिस्प्लेस हो। ये तो अपने मुल्क पर हम लोग का जवाब नहीं दे सकते तो फलस्तीनियों के लिए क्या लड़ेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं अब ये सवाल मिडिल ईस्ट में कि क्या वो भी इस आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए अब्राहम अकॉर्ड में तो इसी आइडिया को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है यार फलस्तीनियों को कॉर्नर करो, यही हर जगह जब वो इनकी वजह से मसला पैदा हो रहा है। तो इजराइल के इस आइडिया को अब्राहम अकॉर्ड में कहीं ना कहीं तो माना गया है। तो अब मिडिल ईस्ट में क्वेश्चन है कि भाई अब भी क्या वो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ठीक है यार इसके नतीजे में फलस्तीनी डिस्प्लेस तो नहीं हो रहे ना, इसके नतीजे में बॉम्बिंग तो रुक रही है ना, क्योंकि मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर किस चीज का है, जेनोसाइड का।
प्रेशर इस चीज का कि एड नहीं जा रही, प्रेशर इस चीज का फलस्तीनी डिस्प्लेस होने जा रहे हैं, और जब फलस्तीनी डिस्प्लेस होंगे तो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट कहती हैं हम हमला कर देंगे, और वो नहीं चाहते कि वो इजराइल पर हमला करें, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये सूट कर, तो वो अब फलस्तीनी जो है वो बहुत ज्यादा शक की निगाह से देख रहे हैं सबको, क्योंकि एक पूरी तारीख है बिट्रेल की, कई कई मरहलों में धोखा दिया गया है, और खुद इन मुल्कों ने धोखा खाया है इजराइल और अमेरिका से, कई कई मरहलों पर कई कई स्टेजेस में इन्होंने धोखा खाया, हर एक ने खाया है, अभी रिसेंटली दोहा ने खाया है। तो फलस्तीनी इन सबको देख रहे हैं कि भाई ये हमसे क्या चीजें मनवाना चाह रहे हैं, और वो खुद भी, ये मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स भी शक की निगाह से इस मायदे को बहरहाल देख तो रही है। कतर ने उसका इजहार भी किया है कि हमें मजीद डिटेल्स दी जाए, और अब खबर ये सामने आ रही है कि अमीर कतर और ट्रंप की कॉल हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि 72 घंटों के अंदर अंदर जब वो हमास बताए तो 72 घंटे तो गुजर गए ना, तो अभी ट्रंप और अमीर कतर की कॉल हुई है, उसमें जो हमास की रिजर्वेशंस हैं वो कतर की जानिब से अमेरिका को दी गई हैं, क्योंकि ये बात आज एस्टैब्लिश हो गई है कि जो अरब्स के साथ मुआहदा डिस्कस हुआ वो कोई और था, और नेतन्याहू ने उसको कंप्लीटली जो है वो चेंज कर दिया, तो ये बिल्कुल अलग एग्रीमेंट है जो अरबों के साथ जो है वो डिस्कस किया गया था। तो फलस्तीनी कह रहे हैं कि भाई जिस बात पर आप हमें पहले कन्विंस कर रहे थे ये तो वो एग्रीमेंट है ही नहीं, आप हमसे जब क्या साइन करवाना चाह रहे हैं। तो ये इस वक्त मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो कतर को बता दी हैं, कतर ने जो वो अब अमेरिका को, ट्रंप को जो वो कन्वे कर दिए हैं। अब ट्रंप, मुझे तो नहीं लगता कि वो यानी इजराइल को टोकेगा या इजराइल को लगाम डालेगा या उसी मुआहदे के ऊपर वापस आएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो इसलिए मिडिल ईस्ट जो ऑलरेडी एक जंग की तरफ जा रहा था वो अब तेजी के साथ उन बड़ी जंगों की तरफ जब बढ़ेगा, और खुद अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है इजराइल के खिलाफ। टकर कार्लसन जो है वो इस पूरी तब्दीली को वन ऑफ द पर्सनैलिटी हैं जो लीड कर रहे हैं, और अभी उन्होंने मोस्ट ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं वो इजराइल के खिलाफ जारी किए हैं। ताजा तरीन जो उनका पॉडकास्ट रिलीज हुआ है उसमें दो सबसे आम तरीन बातें जो कोई अमेरिका में कर ही नहीं सकता है वो उन्होंने कर दी हैं, और मैं बता दूं ये अकेला इतना बंदा ब्रेव है कि ये इजराइल को जरा उठा के बाहर फेंकेगा। बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस शख्स का जो है वो, और पूरे ट्रंप की जो कैंपेन है उसमें इस बंदे का बहुत बड़ा रोल है, और पूरा अमेरिका इस बंदे के पीछे जब खड़ा है। तो इसने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो इन्होंने आज ये इंकशाफ किया है कि जब ईरान जंग हो रही थी तो उस दरमियान कुछ इजरायली फौज के जो ऑफिसर्स हैं जो पेंटागन के अंदर मौजूद थे, वो पेंटागन के एक रूम में जहां पर अमेरिका के सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं वो मीटिंग कर रहे थे, तो ये इजरायली जो ऑफिसर्स हैं ये जबरदस्ती और बदतमीजी और एक इंतहाई एबनॉर्मल अंदाज के अंदर जो है ना बदतमीजी करते हुए यानी कि वहां पर दाखिल हुए और बगैर इजाजत के, और उनको डिक्टेट किया कि हमें ऐसा नहीं तो ऐसा करना है, ईरान पर ऐसे हमला किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। टकर कार्लसन इन द इजराइली ईरान वॉर, इजरायली ऑफिसर जो हैं उन्होंने स्टॉर्म किया इन अ मीटिंग एट द पेंटागन टू गिव ऑर्डर्स एंड डिमांड टू द सीनियर ऑफिसर्स। ये बहुत ही संगीन बात है, बहुत ही संगीन बात है, और इसका बहुत रद्द मतलब अमेरिका में आ रहा है, और वो कह रहे हैं मेरे पास इस बात का एविडेंस मौजूद है। यानी इजरायली ऑफिसर ने जाकर अमेरिकन ऑफिसर्स को ऑर्डर्स दिए, डिक्टेट किया कि ऐसे नहीं और ऐसे करना चाहिए। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू ये समझता है कि इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री जो है उसके कंट्रोल में है, क्योंकि ट्रंप उसके कंट्रोल के अंदर है, और इस सारे सिनेरियो को इजरायली लॉबी, नेतन्याहू, ज़ायनिस्ट अपना बेस्ट लास्ट चांस कंसीडर कर रहे हैं कि हमने जो भी करना है अभी करना। तो आज टकर कार्लसन ने बहुत बड़ा एविडेंस दे दिया है कि इजराइल इस वक्त तक उनके अंदर पेनिट्रेशन रखे हुए है कि वो उनको जाकर डिक्टेट कर रहा है। तो खुद अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, जाहिर है टकर कार्लसन यही बात कर रहे हैं कि ये तो अमेरिका के लिए डिजास्टर है कि हमारी मिलिट्रीज, हमारे कांग्रेस, हमारे लीडर्स इस तरह से किसी के शिकंजे में हैं। इजराइल की जंगें अमेरिकन इंटरेस्ट में तो नहीं है, कतन अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। मिडिल ईस्ट के ये सारे मुल्क और इवन सारी ओआईसी अमेरिका की इत्तेहादी और अमेरिका के साथ चलना चाह रही है, लेकिन ये सारे मुल्क जब वो मजबूर हो रहे हैं मुसलसल इजरायली बिहेवियर की वजह से कि वो दूसरी तरफ देखें, तो ये तो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन अब ये वहां पर बात खुलकर अमेरिका में सामने आ रही है कि इजराइल का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस जब अमेरिका के अंदर है। और दूसरी बात उन्होंने की, वो अमेरिका में कोई भी नहीं कर सकता, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ लोग यहां पर क्लेम कर रहे हैं कि दे आर द गॉड्स चूजन पीपल, दैट मस्ट बी करेक्टेड, ये सब उन्होंने कहा गलत बात है। और उन्होंने कहा कि गॉड उन लोगों को चूज नहीं करता हु किल चिल्ड्रन, बच्चों को मारने वाले गॉड चूजन पीपल नहीं हो सकते। बड़ी तफसील से आगे जब उन्होंने इसके ऊपर बात की, और चूंकि वो सारा आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न सपोर्ट है टुवर्ड्स इजराइल ये मल्टी लेयर है, इसमें रिलीजन भी है, इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, इसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। तो वो एक एक बुनियाद वो चैलेंज हो रही है। वो कह रहे हैं रिलीजन को वो डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसके नतीजे में तो मुल्क हमसे दूर हो रहे हैं। और इजराइल की जंगों में हमारा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, 8-9 ट्रिलियन डॉलर्स ये जो वॉर ऑन टेरर है इसमें जाया हुए हैं, और हजारों अमेरिकी फौजी अपनी जानों से गए हैं। तो ऊपर से नतीजा क्या निकला कि यहां से मिलियंस ऑफ पीपल जब वो यूरोप गए और यूरोप से आगे फिर अमेरिका गए, तो ये एक बड़ी तब्दीली जो वहां पर आ रही है। अच्छा, फ्लोटिला जो है वो 40 शिप्स को इजराइल ने डिटेन कर लिया है, और वो जो जहाज बिल्कुल गजा के साहिलों पर पहुंच गया था, और शायद फलस्तीनी जो उसको देख भी रहे हो साहिल से, क्योंकि वो 9-10 किलोमीटर दूर था, साहिल पर खड़े होकर 5-7 किलोमीटर तो वैसे नजर जाती है, तो वो बिल्कुल सामने था, और इन्होंने वहां पर जो है नेवी भेज दी।
اور ابھی اس کے سگنل نہیں آ رہا ہے وہ پہنچ گیا ہے وہ نہیں پہنچا, ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. 40 شپس جو ہے انہوں نے لے لیے ہیں, اور اسرائیلی آرمی اینڈ نیوی آر کامبنگ دا سی ٹو انشور دیٹ نو شپس ریچ غازہ. پوری ہیومینٹی, پوری ورلڈ گورنمنٹس کے منہ کے پر یہ تماچا ہے, یہ واقعہ, اور دنیا جاگ جائے اور دیکھے کہ مطلب انسانیت کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں, پھر رہ کیا گیا ہے کہ ایک اینٹی جس کی بنیاد ہی ایول ہے, جس کی آئیڈیالوجی ہی ایول ہے, جس کے مقاصد ہی ایول ہیں, وہ دنیا کو ایسے ایسے واقعات دکھا رہی ہے, ایسے ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جا رہے ہیں صرف امداد اور دوائیاں لے کر, اور اس کو وہ نہیں پہنچنے دے رہے. کرنا کیا ہے اس دنیا میں, کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ یعنی آپ اس حد تک چلے گئے ہیں, اور دنیا کے گورنمنٹس کی خاموشی, اور عرب لیگ کی, OIC کی خاموشی. ٹرکی کے لوگ پکڑے ہیں نا, تو ٹرکی وہاں سے بھیجے اپنی نیویز, میں کس لیے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ہم ریئلسٹک بات بھی کرتے ہیں, کوئی ایموشنل بات اس میں نہیں ہے, لیکن اب تو آپ پہ حملہ ہوا ہے, آپ کے لوگ انہوں نے پکڑ لیے ہیں. اگر امریکنز کو پکڑا جائے تو کیا امریکہ وہاں پر آ کر اٹیک نہیں کرے گا؟ برٹشرز کو پکڑا جائے تو کیا وہ نہیں کریں گے؟ سو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی کویت کے جو نیشنلز ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ ڈیٹین ہوئے ہیں. سب سے بریو ایکشن جو ہے وہ لیا ہے کولمبیا نے, انہوں نے فوری ان کے ڈپلومیٹس کو نکال دیا, ذلیل کر کے نکالا, اور ٹریڈ بھی ختم کر دیا. تو کیا اس کے جواب میں مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس اپنی ایئر اسپیس اسرائیل کا یہ بات نہیں کر سکتے؟ یعنی آپ سوچئے کیا ایسا ہے کہ اسرائیل سارا کچھ کر رہا ہے, اور دنیا کی ساری گورنمنٹس کرٹیسائز بھی کر رہی ہیں, کنڈیم بھی کر رہی ہیں, برا بھلا بھی کہہ رہی ہیں, اس کو غلط بھی کہہ رہی ہیں, پھر بھی اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ایسی چیز ہے؟ یعنی دنیا میں اگر کوئی بھی چیز رکوانی ہو تو دنیا میں اصول یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اگر بات کر دی ہے, دنیا کی گورنمنٹس کنڈیم کر رہی ہیں, تو وہ جنگ بھی رک جاتی ہے, وہ مسئلہ بھی رک جاتا ہے, وہ حل ہو جاتا ہے. کیا ایسا ہے کہ اسرائیل نہیں رک رہا؟ تو اسرائیل کا گھمنڈ یہ ہے کہ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے ایئر اسپیس تو کھولی ہوئی ہے, یہ ہمارے ساتھ اکنامک ڈیلنگ تو کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے اسلحہ تو بھیج رہے ہیں, تو ان کی جو باتیں ہیں وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں, پبلک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں. اور یہ گورنمنٹ جو ہیں ہمارے خلاف کبھی بھی کوئی میننگ فل ایکشن نہیں اٹھائیں گے, نہ OIC, نہ عرب لیگ, نہ یورپی یونین, کوئی بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ میننگ فل ایکشن نہیں لے گا. اگر ہوتا تو سب سے پہلے عرب لیگ کو مڈل ایسٹ کی جو ایئر اسپیس ہے وہ بند کرنی چاہیے تھی, سب سے پہلے مڈل ایسٹ کے مالک کو, اسرائیلی ایمبیسڈر کو ایکسپیل کرنا چاہیے تھا, جارڈن ایجپٹ کو پیس ایگریمنٹس توڑ دینے چاہیے تھے, ابراہم اکارڈ کو تو سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ فار ٹیمپریری. یہاں پر تو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے, تو یہ کیا جینوسائیڈ کا ریوارڈ نہیں ہے؟ سو آپ ایک ایسی اینٹی کو ریکگنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ اس کو پورے کرائمز کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کی پوری جینوسائیڈ کو ریکگنائز کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سو جو بھی اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ چل سکتا ہے, یہ اس کی بہت بڑی خام خیالی ہے, اور ایک ایسی اینٹی جو سب کے لیے خطرہ ہے, جو دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی سوائے برائی کے, اس کے خلاف سب کو جو ہے سب بندی کر لینی چاہیے, بجائے اس کو ریکگنائز کرنے کی جو باتیں کریں. اب بتائیں نا, یہ عرب ملک جو ہیں جو وہاں پر, اور اس میں باقی OIC کے ملک بھی شامل ہیں, اردگان ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, باقی جو وہاں پر مل کر آئے ہیں. اب پاکستان تو پیچھے ہٹ گیا ہے, پاکستان نے تو کہہ دیا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو سعودی عربیہ کو بھی کہنا چاہیے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اردگان کو بھی کہنا چاہیے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے ساتھ بات کوئی اور کی گئی تھی, اور قطر کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی بات اور کی گئی تھی اور یہ کوئی اور بات ہے. پاکستان نے کہہ دیا نا, تو ان کو بھی کہنا چاہیے. نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم تو حماس کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, یعنی ملبہ حماس پہ ڈال رہے ہیں, اور ان کو کیسے فلسطینیوں کو پھنسایا ہے. وہ ایگریمنٹ جو ان کو دیا گیا وہ اور تھا, بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا, کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو مانو, اور عربوں کو اور OIC کو کہا جا رہا ہے کہ جو تبدیل شدہ ایگریمنٹ ہے اسی کو جو سپورٹ کرو. تو فلسطینیوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی یہ ناقابل قبول ہے, اور فلسطینی نہیں مانیں گے, اور یہ ملک نہیں پریشرائز, حماس ان سے پریشرائز نہیں ہوگی, وہ اس شرط کو جب فی الحال نہیں مان رہے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو 2-3 کلاسز ہیں ان کو چینج کریں, اسرائیلی فوج وڈرا کرے, اور جو باقی 2-3 چیزیں انہوں نے بولی اگر وہ ہوں گی تو پھر ہم اس کو مانیں گے. اس سرنڈر کو ہم کس صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اٹلی میں, پورے اٹلی میں جو ہے وہ لارجسٹ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں, اور اٹلی میں انہوں نے جا کر جو ہے وہ ٹرین اسٹیشن جو ہے وہ وہاں پر مظاہرین بیٹھ گئے ہیں, اٹالین جو پولیس ہے اس کے ساتھ کچھ کلیشز بھی ہوئے ہیں. اس سے پہلے برلن میں انہوں نے ٹرین اسٹیشن پر بیٹھ گئے ہیں. لگزمبرگ جو ہے یہ یورپ کا ایک بڑا اہم سٹی ہے, ایک طرف جرمنی ہے اور یہ سوئٹزرلینڈ ہے, اور 2-3 اور ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں, یعنی بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم سینکشنز لگانے کے لیے تیار ہیں, سپورٹ پیکج آف سینکشنز اگینسٹ دی اسرائیلی گورنمنٹ, اینڈ دس ریکوائر a unanimous decision with the union. سارے متحد ہو جائیں اور ہم سینکشن لگانے کے لیے جب وہ تیار ہیں. اور ساؤتھ کوریا نے کہا کہ اسرائیل نے جو جہاز پکڑے ہیں is a grave offense. یورپ کے حوالے سے ایک اہم ترین رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیسے گراؤنڈ بریکنگ تبدیلی یورپ میں آ رہی ہے, اور یہ گورنمنٹس ہل رہی ہیں, ان کے نیچے زمین ہل رہی ہے, یہ زیادہ دیر اس کو سسٹین نہیں کر سکتی. فرام پروٹیسٹ ٹو سینکشنز, یورپ شفٹ اوے فرام اسرائیل. پورے یورپ میں گراؤنڈ لیول پر اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ گورنمنٹس زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتی. یہ رپورٹ دیکھیے, کہتے ہیں کہ ڈرامیٹک ریکیلیبریشن آف اٹس پوزیشن جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت میسو پرو پیلسٹائن جو ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, کالز ٹو آئسولیٹ اسرائیل, کلچرل ایونٹ سے, سپورٹنگ ایونٹ سے, اکنامک ٹائز سے, ایک ایک چیز سے وہ کہنے کہ اسرائیل کو نکال کے باہر پھینکو. اور وہ چیزیں جو ونس کنسیڈرڈ ان امیجنیبل, ایک وقت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہو رہی ہے. اور فلسطینی ریاست کو ریکگنائز انہوں نے 80 سال میں نہیں کیا, اب کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ان امیجنیبل چیز تھی. اور یورپین لیڈرز ہیں وہ انکریزنگلی
ब्रेक कर रहे हैं उनकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट थी इसराइल के लिए, और जो एक रिलेक्टेंस थी यूरोपियन लीडर्स में कि वो ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, इसमें तब्दीली देखी जा रही है कि वो ओपनली इसराइल को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर उसमें मजीद इजाफा यह है कि मुसलसल प्रोटेस्ट जब होते चले जा रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग शिफ्ट इन द यूरोप देखा जा रहा है। समवेयर ओवर द लास्ट ईयर पॉपुलेशन ने बहुत प्रेशर डाला है उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ब्रेकिंग द टैबूज टू क्रिटिसाइज इसराइल। इसराइल पर तनकीद करना तो यानी एक टैबू था, क्योंकि वो चूजन पीपल हैं। अभी जैसे लिंडसे ग्राहम ने कहा, और इस पर टकर कार्लसन ने बड़ा वो सख्त बड़ा हार्श उन्होंने ये रद्दमल दिया है। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर इसराइल की सपोर्ट खत्म करोगे, अमेरिकन को कहा, तो फिर गॉड्स विल पुल प्लग ऑन यू, यानी गॉड तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। यानी ये तो नैरेटिव है, तो इसलिए इसराइल को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता था, तो वो टैबू जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज है। इसराइल के जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज हैं यूरोप में, वो भी अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, जिसमें सबसे बढ़कर इटली की फार राइट की जो लीडर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो इसराइल की बहुत बड़ी सपोर्टर है, वो भी जो है वो पीछे हट रही है, और उसने कहा है कि वो भी सैंक्शन लगाने के लिए इसराइल पर जो वो तैयार है। और उधर इसराइल जो है वो पूरा जोर लगा रहा है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट दी है कि व्हाइट हाउस प्लान लिंक्स फंडिंग टू कैंपस कल्चर एंड एडमिशंस। अब वो सारा मतलब उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहां पर हमेशा बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं। वियतनाम वॉर के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, और यूनिवर्सिटीज की तहरीक थी जिसने जंगबंदी करवाई। तो फलस्तीन की बड़ी तहरीक का आगाज उन यूनिवर्सिटी से हुआ था। अब वो पूरा उस कल्चर को बदल देना चाहते हैं, एडमिशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो खुद अमेरिका अपनी आजादी की बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। अमेरिका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा चैंपियन था, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा चैंपियन था, फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा चैंपियन था, और रूल बेस्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा चैंपियन था, ये सारी चीजें उसने खुद ही तोड़ी हैं। तो ये इस वक्त